बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। जंतर मंतर पे पॉलिटिकल मिलोड्रामा, पॉलिटिकल इवेंट, प्रोटेस्ट अपने अंजाम तक पहुंची। किसको शिकस्त मिली, किसको फतह मिली, कुछ पता नहीं। किसने क्या पाया, क्या खोया, कुछ पता नहीं, ना कोई पता कर सकता है। अभी ये जानना आसान नहीं है। अभी गुबार हटेगा तो हकीकत सामने आएगी। अभी अपनी ढपली, अपना राग हर आदमी अलाप रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मगर एक बात तो ये हकीकत है कि इस इवेंट में, इस प्रोटेस्ट में, बहती गंगा में हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना हाथ धोया है। हर पार्टिसिपेंट ने अपना हाथ धोया है। इसके पीछे कौन लोग थे, ये वक्त में आने में पता चलेगा। मगर सरकार ने अभी गियर चेंज किया है। अभी तक तो स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे और सरकार को बैकफुट पे चलना पड़ रहा था। ये भी खबरें हंगामे में है कि इनके ऊपर गोली भी चलाई गई, इनके ऊपर गोली चलाने का हुक्म भी जारी किया गया। सीआरपीएफ और जो बीएसएफ थी, जो भी आ रही थी, उसने मना कर दिया कि हम अपने लोगों पे नहीं चलाएंगे। इसलिए भी सरकार बैकफुट पे आई। तो इस तरीके की बातें बाज़ार में गर्म हैं। वक्त के साथ हकीकत सामने आएगी। सरकार डेटा कलेक्ट कर रही है। डेटा कलेक्ट करने के तरीके उसके ये हैं कि वहाँ पे जो खाने पहुँचे हैं, जो रैपिडो और तमाम सर्विस एजेंसीज थी जो खाना पहुंचा रही थी, उनके रैप इकट्ठे किए जा रहे हैं। उस रैप को इकट्ठा करके उसके पीछे स्पॉन्सर का नाम, फ़ोन नंबर देखा जा रहा है। फिर उससे ट्रेस आउट करके उसकी डिटेल हासिल की जा रही है। फिर उससे पूछताछ की जा रही है, उसको सम्मन जारी किए जा रहे हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया सरकार ने और चश्मों में, ऐनकों में सोफिस्टिकेटेड कैमरे फिट थे, जिनके ज़रिए फेशियल रिकग्निशन को अपनाया गया और उसके ज़रिए डेटा कलेक्ट किया गया। उन तमाम दिनों में दसियों हज़ार लोगों का डेटा कलेक्ट हुआ है। उससे ज़्यादा का, जितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे, उन एक्टिव मोबाइल फ़ोन का डेटा खंगाला जा रहा है। इस तरीके से लिस्ट बन रही है। इसके अलावा फेक लिस्ट भी बनाते हुए पाए गए। जामिया के लड़कों की फेक लिस्ट बनाते हुए भी पुलिस वाले पाए गए। पकड़ के ले जाते हुए फेक जो है पाए गए। रास्ते में रोक करके ले जाते हुए पाए गए। इस तरीके से लोगों की अरेस्ट शुरू हो चुकी है। अब सरकार अपना बदला ले रही है या लेगी, ये कुछ पता नहीं। ऐसा लोगों का मानना है कि अब सरकार बदला लेगी, मगर सरकार दबाव बनाने के लिए ये सब चीज़ कर रही है। उसने जो डेटा रिलीज़ किया है जंतर मंतर का अब तक का, वो 2843 लोगों का है जो संगीन जुर्म में मुलव्विस हैं। हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली में, दिल्ली के अतराफ। पुलिस अब ये जानना चाहती है ये लोग यहाँ क्यों आए, इनका रोल क्या था, इन्होंने क्या रोल वहाँ प्ले किया। इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो उसमें यह पता चलता है, जो डेटा उन्होंने रिलीज़ किया उसके मुताबिक 101 लोगों के ऊपर मर्डर के केस चल रहे हैं। 62 लोगों पे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस चल रहे हैं। 284 लोगों के ऊपर डकैती के केस चल रहे हैं। 61 लोगों के ऊपर रेप केसेस चल रहे हैं। 25 लोगों पे फीमेल के साथ छेड़खानी के, मॉलेस्टेशन के केस चल रहे हैं। 229 लोगों के पास आर्म्स एक्ट के तहत केस चल रहे हैं। 135 लोगों के ऊपर रैजनी के केस चल रहे हैं। 19 लोगों के ऊपर किडनैपिंग के केस चल रहे हैं। 67 लोगों पे नशा, ड्रग्स के मुलव्विस होने के केस चल रहे हैं जो एनडीपीएस के तहत हैं, और 6 लोगों पे पॉस्को के तहत केस चल रहे हैं। सरकार ये जानना चाहती इस तरह के संगीन मुजरिम वहाँ क्या कर रहे थे और क्या रोल प्ले कर रहे थे। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरह के लोगों को आना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग हीनियस क्राइम में मुलव्विस हैं,
हिंदुस्तान भर में। इसकी एडीआर की रिपोर्ट खंगाली गई तो पता चला 543 एमपीज में से 251 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर हीनियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग अदालतों में, जिनका ब्रेकडाउन किया गया तो 170 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी 31% मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर संगीन जुर्म है, जैसे रेप केसेस, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और औरतों के साथ बदसलूकी का या मॉलेस्टेशन का। इसमें आगे बढ़ें तो उसमें डिक्लेयर कितने लोगों ने अपने नॉमिनेशन में किया, उनमें आते हैं 4 सांसदों ने डिक्लेयर किया कि मर्डर केस उनके ऊपर चल रहा है या उनके ऊपर साबित हो चुका है। 27 मेंबर पार्लियामेंट ने अटेम्प्ट टू मर्डर को डिक्लेयर किया है। 2 सांसदों ने रेप केस को डिक्लेयर किया है। 4 मेंबर पार्लियामेंट ने किडनैपिंग का डिक्लेयर किया है। 27 मेंबर पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, कि वो माफिया गैंगस्टर हैं। इसके बाद कलेक्टिव रिपोर्ट जो खंगाली गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए की, उसमें देखा गया 4693 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम केसेस चल रहे हैं हिंदुस्तान की अलग अलग अदालतों में। जिसका ब्रेकडाउन किया जाए तो उसमें यह पता चलता है कि 157 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए कलेक्टिवली के ऊपर फीमेल के साथ छेड़खानी, बदसलूकी और क्या कहते हैं मॉलेस्टेशन के केसेस दर्ज हैं। 16 के ऊपर रेप केस डिक्लेयर किया है। इसकी 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके ऊपर रेप केसेस चल रहे हैं, जिसमें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 14 एमएलएज हैं। 135 एमएलए ने डिक्लेयर किया है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस, औरतों के ऊपर क्रिमिनल केस जो हैं वो चल रहे हैं, कि 135 मेंबर ये एमएलएज हैं जिनके ऊपर औरतों के साथ छेड़खानी के केसेस चल रहे हैं। ये उन्होंने डिक्लेयर किया है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में ये सबमिट किया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर रेप केसेस हैं, जिन लोगों के ऊपर मर्डर केसेस हैं, जिन लोगों के ऊपर किडनैपिंग केसेस हैं, जिन लोगों पर हीनियस क्राइम के तहत बहुत सारे केसेस हैं, उन किसी को भी इलेक्शन लड़ने का टिकट ना दिया जाए, ना इलेक्शन लड़ने के लिए मंजूरी दी जाए, ना वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वो लड़ सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के। मगर इसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो सरकार जब इनके ऊपर एक्शन लेना नहीं चाहती तो स्टूडेंट्स के ऊपर या वहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों के ऊपर क्यों उंगली उठा रही है? पहले घर को साफ करें, फिर बाद में बाहर के बारे में सोचें। स्टूडेंट के बारे में सोचें तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में सोचें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में सोचें। और स्टूडेंट को यह सोचना है कि रिजिग्नेशन हो जाने से कुछ नहीं हुआ, उनकी शिकस्त हुई है, उनकी फतह नहीं हुई है। शुक्रिया।